हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है ना, ऑलमोस्ट एट द एंड पहुंच चुका है। हमारा चैप्टर लगभग फिनिश होने को है। ओके, ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट और वो है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। ठीक है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रैक्टिकली देखें उस इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, मीन्स वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज ऑन टुमारो, क्योंकि तब तक मैं उसको लेकर के आऊंगा स्कूल से और फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन होगा, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो उस चैप्टर के। अब स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर एक प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व कर सकते हो जितना हमारे टॉपिक्स हुए हैं उसके बेसिस पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। in the relation dy by dt equal to 2 omega sin omega t plus phi naught, ऐसा एक रिलेशन दिया है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन है बच्चों ए एम एल टी, बी एम एल टी नॉट, सी एम एल जीरो टी जीरो एंड डी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। आई क्या बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इन द रिलेशन dy by dt 2 ओमेगा sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या होगा? ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों सोचो, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कहां है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट? दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। आ रही बात समझ में? याद करो, मैंने बताया था बच्चों कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होंगे उसके साथ जो है, जैसे साइन के साथ है, तो साइन के साथ बेसिकली क्या होता है? एंगल होता है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक कॉसेक थीटा। तो ये बेसिकली क्या है? एंगल के प्लेस पर है। याद करो, मैंने बताया था आपको कि एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। एंगल डायमेंशन लेस होता है, या फिर मैंने दूसरे तरीके से बताया था कि इसको क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये हमने नोट करके आपको लिखाया हुआ है ना बच्चों। तो ये जो है वो आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है? डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस का मतलब होता है M0 L0 T0, है ना बच्चों। तो यहां पर देखो कौन सा हो गया हमारा? दिस इज आवर आंसर, M0 L0 T0, क्योंकि इसके पास कोई डायमेंशन ही नहीं होता। जीरो का मतलब क्या होता है? डायमेंशन किसको बोलते हैं? पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं ना। कैसे हमने डिफाइन किया था डायमेंशन को? द पावर्स टू बी रेज्ड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर डालने होते हैं, पावर आती है, वही पावर अपन क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो इस पर डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस है, तो सब पर पावर क्या होगा भाई? जीरो होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, let's take another question. एग्जाम्पल बोला जा रहा है बच्चों, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
suppose refractive index mu is given as mu equals to a plus b by lambda square, where a and b are constants and lambda is wavelength ठीक है बच्चों। then dimensions of b are same as dimension of b is same as that of ऑप्शंस है आपके पास ए वेवलेंथ, बी वॉल्यूम, सी प्रेशर एंड डी एरिया। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इक्वल्स टू a plus b by lambda square, where a and b are constants and lambda is wavelength. Then dimension of b is same as that of, किसके बराबर का वेवलेंथ, किसके बराबर का डायमेंशन जो है इस b का डायमेंशन आएगा, b का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगा, ये चीज अपने को फाइंड आउट करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। कौन सी क्वांटिटी है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आपने कभी ये क्वांटिटी सुनी है, क्या आपने कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है? ऑब्वियसली सुना होगा बच्चों, है ना। क्लास 10th में हमें पढ़ना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हुआ करता था बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल्स टू, याद आया आपको, c/v, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही था, याद आ रहा है आपको, है ना। यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो बच्चे ये भी क्या है, स्पीड है, और ये भी क्या है, स्पीड है। तो दोनों क्या क्वांटिटी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। याद करो मैंने आपको नोट करके लिखाया था कि सिमिलर क्वांटिटीज के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो म्यू क्या हुआ, डायमेंशन लेस हुआ। आ रही बात समझ में, ये जो म्यू है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो म्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वो हुआ m0 l0 t0, यानी नो डायमेंशन। ठीक है, यानी नो डायमेंशन, यानी इक्वल टू क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। समझ के बात को। अब दूसरी चीज हमने आपको सिखाई थी बच्चों कि जब आप किसी चीज को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है आपको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या सीखा था कि जो भी क्वांटिटीज ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर नेचर के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, सेम डायमेंशन होता है, सेम यूनिट होता है उनके पास, और जो रिजल्ट आता है उसके पास भी क्या होता है बच्चों, सेम यूनिट एंड डायमेंशन होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर कौन कौन जुड़ा है, ये और ये ऐड हुआ है और ये मिला है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बच्चों जिनको जिनको हमने ऐड किया है इसके पास और इसके पास क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा, और इसके पास भी क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। तो चूंकि ये डायमेंशन लेस है तो इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा और इसको भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। आई के बात समझ में। तो देयरफॉर b बाय लैम्डा स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस यानी 1। ठीक है, डायमेंशन लेस यानी 1 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा का स्क्वायर। b इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, लैम्डा का स्क्वायर। अच्छा, अब लैम्डा है क्या, लैम्डा क्या है बच्चों, लैम्डा है वेवलेंथ। क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। बच्चों याद है क्या आपने वेवलेंथ पढ़ा है, ऑब्वियसली आपने वेवलेंथ भी पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, साउंड चैप्टर है ना, वहां पर पढ़ा था आपने वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ, लेंथ ऑफ अ वेव। एक फुल वेव का जो लेंथ होता है उसको कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तो एक प्रकार का लेंथ ही तो है ना बच्चा, एक प्रकार का लेंथ ही है, लेंथ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि
एसआई सिस्टम में हमें एक बेनिफिट है कि एक प्रकार की क्वांटिटी के लिए एक ही एसआई यूनिट होता है, एक ही डायमेंशन होता है। आई क्या बात समझ में? तो ये लेंथ है और लेंथ के पास क्या होगा? एल होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? एल हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। क्या हो गया? एल का स्क्वायर। तो जो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? एल स्क्वायर होता है। आगे बात समझ में? अब देखो इसमें से ये इसमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है? किसका डायमेंशनल फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है? तो देखो वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ का तो अभी हमने देख लिया बच्चों। ये याद रखना बच्चों, है ना, वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल होगा। ओके, वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल होगा। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का याद है हमने किया था बच्चों। वॉल्यूम का क्या आया था बच्चों? एल क्यूब। तो इससे मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। इससे मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। तीसरा क्या बच्चों? प्रेशर। प्रेशर का भी किया था हमने। ये सब याद होने चाहिए या फिर आपको करने का तरीका याद होना चाहिए। ठीक है। तो प्रेशर क्या होता था बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना होता था बच्चों? एम एल टी माइनस 2। ये क्या हुआ करता था? एल स्क्वायर। एल और एल कैंसिल हुआ, क्या आया? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये होता है प्रेशर का। इससे मैच हुआ क्या? इससे भी मैच नहीं हुआ। बचा क्या बच्चा? एरिया। एरिया का याद करो क्या हुआ था? एल स्क्वायर, है ना। एरिया का क्या हुआ था? एल स्क्वायर। तो बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है और एरिया का भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है। सो आवर आंसर इज डी, एरिया एल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। दिस वे यू हैव टू अप्रोच। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, a physical quantity x depends on quantities y and z. A physical quantity x depends on quantity y and z. ठीक है, क्वांटिटी y एंड z एज फॉलोज, एज फॉलोज। ठीक है बच्चों, क्या है ये? x इक्वल टू ए वाई प्लस b10 सी जेड। ठीक है, b10 सी जेड, वेयर a b एंड c, वेयर a b एंड c are constants, which of the following do not have the same dimensions? Which of the following do not have the same dimension? Do not have the same dimension. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बच्चों, ए एक्स एंड बी, बी सी एंड जेड इनवर्स, सी एंड जेड इनवर्स, वाई एंड बी बाय ए, डी एक्स एंड ए, एक्स एंड ए। तो क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन इसमें? एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो आपको यहां दिख रहा है। ठीक है, ये वाला x y और z पर डिपेंड कर रहा है। और कौन से रिलेशन है बच्चों? ये रिलेशन है इनका, x बराबर ए वाई प्लस बी टेन सी जेड। ठीक है, जिसमें a b और c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, उसके डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बोलते हैं कि कौन से दो क्वांटिटी इसमें से सेम डायमेंशन नहीं है, किनका डायमेंशन सेम नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो एक चीज अपने को पता है बच्चों, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन हुआ है।
ठीक है, एडिशन हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में क्या हुआ है, एड अप हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो डायमेंशन इसके पास होगा वही डायमेंशन इसके पास होगा, और वही डायमेंशन इसके पास होगा। इन तीनों के पास क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। ये हमें कौन बताता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ए वाई और एक्स क्या होगा, आपस में डायमेंशन वाइज बराबर होंगे, है ना बच्चों। तो देयरफॉर y बराबर क्या आया, देखो x बाय ए। ठीक है, y बराबर क्या आया, x बाय ए। तो देखो y बराबर x बाय ए आया अपने को। तो y के पास डायमेंशन और x बाय ए के पास जो डायमेंशन होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, एक चीज समझ में आया। फिर देखो दूसरी चीज बच्चों कि ये जो c और z है, CZ है ना, CZ ये देखो एंगल के प्लेस पर है tan थीटा, तो tan CZ किसके प्लेस पर है, एंगल के प्लेस पर। आर्गुमेंट हुआ, उसका डायमेंशन क्या होगा, 1। तो CZ इक्वल टू 1, तो C बराबर क्या है बच्चों, 1/z, यानी क्या आ गया, Z इनवर्स। ठीक है, ये आपको C का डायमेंशन मिल गया यहां से। क्लियर है। प्लस मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि ये जो होल टर्म होता है ना, ये भी नोट करके लिखाया था कि जो आर्ग्यूमेंट होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, और होल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये पूरा का पूरा 10 क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। तो b इंटू B10CZ है ना, ये वाला टर्म भी इसके बराबर है ना, तो B10CZ इक्वल्स टू x। उसमें से मैंने क्या बोला, ये वाला टर्म क्या है, डायमेंशन लेस है, तो क्या बचा, b इंटू 1 इक्वल टू x। तो b बराबर क्या है बच्चों, x। तो देखो b और x बराबर है ना, तो b और x के पास डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ये सही बात है, b और x के पास सेम डायमेंशन होगा, तो ये करेक्ट हो गया। फिर C और Z इनवर्स, तो देखो यहां से C और Z इनवर्स का भी सेम है, C और Z इनवर्स इक्वल है ना, तो C और Z इनवर्स के पास जो है सेम डायमेंशन होगा। ठीक है, और अब क्या बचा, और क्या कर सकते हैं अपन, B और X। अब अपने को देखना है किसके बीच में, ये वाला तो सही हुआ, ये वाला सही हुआ, y एंड b बाय ए, y एंड b बाय ए। अच्छा एक और चीज देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, ये तीनों के पास क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। तो अगर मैं इसको और इसको करूं इक्वेट, तो ये और ये के पास भी तो सेम डायमेंशन होगा ना, तो इसको इक्वेट करता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने इसको इक्वेट किया तो a y बराबर क्या हो जाएगा, B10CZ ऐसा हो जाएगा। और अभी मैंने बोला आपको कि ये वाला टर्म क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो a y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, b। तो y बराबर क्या बचा, b बाय ए। तो देखो ये भी सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो क्या गलत हुआ भाई, ये गलत हुआ। आपको क्या चूज करना था, गलत, यानी कौन सा सेम नहीं होगा। तो किसमें सेम नहीं होगा, तो इसमें सेम नहीं होगा। आई क्या बात समझ में, बाकी सब में क्या है, ये और ये बराबर है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, फोर्स F इज गिवन। एग्जांपल, फोर्स F इज गिवन in terms of t, in terms of time t and distance x by F equal to a sin ct plus b cos dx। ओके, इस तरीके से। देन
then the dimension of A by B and C by D, A by B and C by D are, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास M0, L0, T0, M0, L0, T-1। सेकेंड ऑप्शन MLT -2, M0, L1, T0, L-1 सॉरी, ठीक है। C M0, L0, T0, M0, L0, T0, M0, LT-1, M0, LT-1 एंड ऑप्शन D M0, L1, T-1, M0, L0, T0, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों, फोर्स है और उस फोर्स को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या कह दिया गया, T क्या है, टाइम, T इज व्हाट, टाइम, एंड X इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। X डिस्टेंस है और T टाइम है। इतनी कहानी अपने को समझ में आ गया। तो A by B और C by D का रेशियो निकालना है, ओके। तो अभी अभी हमने सीखा है बच्चों, क्या सीखा है कि ये टर्म ऐड होकर के ये टर्म आया, तो ये तीनों टर्म आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ये तीनों टर्म आपस में इक्वल होंगे। आगे क्या बात समझ में, प्लस ये आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो चलो मैं पहले क्या करता हूं, इनको और इनको बराबर करता हूं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, A sin CT को बराबर होना पड़ेगा B cos DX के, होना पड़ेगा कि नहीं। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो एज अ होल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस, ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो A × 1 बराबर B × 1। आई क्या बात समझ में। तो यहां से आपको A by B क्या मिला, 1 मिला। A by B क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया, यानी M0, L0, T0, समझ आया आपको। तो A by B क्या मिल गया, M0, L0, T0 मिल गया, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या निकालना है, C by D। तो कहां मिलेगा C by D, तो देखो यहां पर cos के साथ लगा हुआ है dx और sin के साथ लगा हुआ है ct। तो जैसा कि मैंने बोला है, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के साथ जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होता है, हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो ct बराबर क्या होगा बच्चों, 1। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, यानी t-1, ये हो गया c। आई क्या बात समझ में। सिमिलरली dx को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 1 होना पड़ेगा, डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/x, यानी L-1, है ना। ये d का निकल गया। आपको क्या चाहिए, c by d। तो देयरफॉर c by d क्या हो जाएगा बच्चों, c का आया t-1 और d का आया क्या, L-1। तो L ऊपर चला जाएगा बच्चों, क्या आया, LT-1। जो चीज नहीं है उसको क्या पुट कर लोगे, 0। तो M0, LT-1, ये किसका हुआ, C by D का। तो देखो कौन सा हो रहा है, A by B और C by D, है ना। तो A by B का क्या आ गया, M0, L0, T0, और उसका क्या आ गया, M0, LT-1। तो ऑप्शन हो रहा है हमारा C, ऑप्शन हो रहा है हमारा C। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है बात आपको। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर।
रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये निकालना है। ए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू बी एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू, सी एम एल माइनस टू टी माइनस टू ए स्क्वायर, एंड डी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस थ्री। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। किसका निकालना है बच्चों? कौन सी क्वांटिटी का निकालना है? तो रेजिस्टिविटी। विच क्वांटिटी? रेजिस्टिविटी। क्या आपने कभी रेजिस्टिविटी के बारे में सुना है? कभी आपने ये क्वांटिटी का नाम पहले सुना है? यस, क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ा है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ओके बच्चों, तो क्या था बताओ, याद करो। वहां पर हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो कितना होता है? रो इंटू एल बाय ए। याद आया? ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा था, है ना? ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था आपने। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? रो इंटू एल बाय ए, जिसमें ये रो क्या है बच्चों? रेजिस्टिविटी है, जिसका मुझे क्या करना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। एल क्या होता है बच्चों? लेंथ होता है, और ए क्या होता है? एरिया होता है, और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो इसमें से अपने को रो निकालना है, समझ गए क्या? इसमें से अपने को रो निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? आर ए बाय एल, है ना? आर ए बाय एल। तो रो का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का, एरिया का और लेंथ का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चा, सबसे पहले आपको इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर लो। तो क्या आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है? याद है आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला? नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये तो याद होगा कि V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर होता है, ये तो याद होगा, ठीक है। ये याद है तो R बराबर क्या हो गया? V अपॉन आई। आ रही बात समझ में? R बराबर क्या हो गया? V अपॉन आई। ओके, अब देखो V क्या होता था? याद करो, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V के बदले क्या लिख सकता हूं मैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू क्या? I, ठीक है, इंटू क्या? I, ठीक है। तो ये चीज आया। अच्छा, रेजिस्टेंस बराबर। तो क्या वर्कडन का आपको पता है? वर्कडन का याद है? मैंने बोला था स्टार्टिंग के 12-15 तो आप याद रखना ही रखना, उसमें वर्कडन भी था। तो वर्कडन का हमारे पास था ml स्क्वायर टी माइनस टू। क्या था बच्चों? ml स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, Q का क्या होता है? आई टी, है ना? याद है, क्योंकि I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो इसका क्या हो जाता है बच्चों? आई टी, और पहले से क्या है? I, पहले से क्या है? I। तो देखो क्या हो गया? ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा और टी। तो ये आया ml स्क्वायर टी, और ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। और आई को क्या लिख सकते हो? ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई से भी कर सकते हो, ए से भी कर सकते हो। तो ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? -2। तो ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आया। ये याद रहना चाहिए बच्चों आपको, मतलब इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। पहले भी मैंने कराया था, है ना? फिर से एक बार आपको कराया, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया है, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज आप ऑलरेडी जानते हो, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो रेजिस्टेंस का हमने निकाल लिया ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ओके, अब इस चीज में रख लेंगे भाई, देयरफॉर रो बराबर r की जगह क्या रख लूंगा बच्चों? ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है। एरिया का आपको पता ही होता है, एल स्क्वायर, है ना? और लेंथ का क्या होता है? एल होता है। तो एक एल और एक एल क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। क्या बचा? एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, एम एल क्यूब टी माइनस 3। तो कौन सा आ रहा है देखो? एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2। तो कौन सा आ गया बच्चा हमारा आंसर? आंसर है बी। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों,
आ रही बात समझ में आपको? तो ये जो तरीका होता है निकालने का, बेसिकली देखो समझो फंडा क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो उसमें सारी क्वांटिटीज के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको पुट करते चलो, आपको आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मान लो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया। एग्जांपल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन एज, इस फ्रीक्वेंसी को n से शो किया है, फ्रीक्वेंसी को n से शो किया है। A string is given as n बराबर 1 by 2l square root t by m, ठीक है, square root t by m, where t is tension, where t is tension and l is length, l is length of vibrating string, l is length of vibrating string, and the frequency of a vibration of a string is given as t is, किसका निकालना है, ठीक है, l is length, then find डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, इसका साइड निकालना है, ठीक है, m का, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m। ऑप्शन है आपके पास बच्चों, a m0 l1 t-1, ऑप्शन b m0 l0 t0, और c ml-1 t0 एंड d ml0 t0, ऐसा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। चलो, तो यहां से दिख रहा है बच्चों, ये बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी n क्या है, फ्रीक्वेंसी, t क्या है, टेंशन, l क्या है, लेंथ, बचा क्या, m। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को पता करना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो जैसा कि आपको पता है, क्या फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद आया? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफाइन करते हैं, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो 1/t, तो ये क्या हो गया बच्चों, t-1, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज t-1, याद होना चाहिए बच्चों, है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी t-1, टाइम पीरियड का t, वेवलेंथ का l, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो n का पता चल गया। t क्या बोल रहा है, टेंशन, t क्या बोल रहा है बच्चों, टेंशन, टेंशन क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, टेंशन क्या है बच्चों, एक प्रकार का फोर्स है ना। हमारे डेली लाइफ वाले टेंशन से ये टेंशन क्या होता है, अलग होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। तो t बराबर टेंशन, और टेंशन क्या है, फोर्स है। तो फोर्स, जैसा कि मैंने बोला है आपको, एसआई सिस्टम में, है ना, एक प्रकार की क्वांटिटी, नाम चाहे कुछ भी हो, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम यूनिट रखेगा, ठीक है। तो इसके पास भी फोर्स वाला ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यानी mlt-2 होगा, ठीक है। और क्या बच्चा बच्चों, लेंथ का तो आप जान ही रहे हो, l होता है। तो चलो हमको निकालना क्या है, m। तो बेटा क्या हो जाएगा, चूंकि n बराबर 1/2l स्क्वायर रूट t बाई m, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2nl बराबर स्क्वायर रूट t बाई m। दोनों साइड क्या कर लिया हमने, स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, 4n स्क्वायर l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t बाई m। तो हमको क्या चाहिए, m चाहिए ना, तो m को एक तरफ कर लो, t बाई 4n स्क्वायर l स्क्वायर।
जैसा कि मैंने आपको बताया है बेटा कि जो प्योर नंबर होते हैं उसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको क्या कर लिया करो, ड्रॉप कर लिया करो। तो इसको कर दिया ड्रॉप, तो m बराबर बचा t बाय n स्क्वायर एल स्क्वायर। t का क्या है देखो m l t माइनस 2, n का क्या था t माइनस 1, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा t माइनस 2। l का क्या होता है बच्चों l स्क्वायर, तो ये वाला t माइनस 2 ये वाला t माइनस 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये l और ये l कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m बराबर m बाय l, यानी m l माइनस 1। ठीक है, तो क्या आया बेटा आपका ml माइनस 1 है ना। तो देखो ml माइनस 1 कहाँ है, यहाँ है, जो चीज नहीं है वो जीरो है, t जीरो, तो ml माइनस 1 t जीरो है ना। आपका आंसर क्या आया बच्चों ml माइनस 1 t जीरो, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल, इन द रिलेशन y इक्वल टू, इन द रिलेशन y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा बाय के आर। ऑप्शन ए m0 l0 t0, ऑप्शन बी m0 lt माइनस 1 m0 l1 t माइनस 1, ऑप्शन सी m0 l0 t1। ठीक है, एंड डी m0 l1 t0। ठीक है भाई, m0 l1 t0, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो चलो ओमेगा बाय के का निकालना है ना, किसका निकालना है, ओमेगा बाय के। अब आ जाओ, कहां आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ठीक है, यहां पर है ओमेगा टी और के एक्स, दोनों क्या है बेटा, दोनों चीज क्या है, सब्ट्रैक्टेड है, दोनों चीज क्या है, सब्ट्रैक्टेड है, ओमेगा टी एंड के एक्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो हमें पता है कि जो दो चीजें या कोई भी चीज अगर ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके पास डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ओमेगा टी और के एक्स डायमेंशन वाइज क्या होगा, सेम होगा, समझ गए। तो देयरफॉर ओमेगा बाय के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बाई टी हो जाएगा कि नहीं, ओमेगा बाय के बराबर हो जाएगा एक्स बाई टी। तो ओमेगा बाय के, जिसमें एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो एल हो जाएगा, और टी क्या है बेटा, टाइम, तो एल बाई टी क्या हो गया बेटा, एल टी माइनस 1। क्या चीज नहीं है, m नहीं है, तो m0 lt माइनस 1। तो कौन सा आया बेटा, l पर क्या है 1, m0 lt माइनस 1, आंसर इज बी, है ना, m0 l1 t माइनस 1। दिस वे यू हैव टू सॉल्व। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल, the dimensions of
इप्सिलन नॉट म्यू नॉट आर ए एल टी माइनस वन बी एल टी माइनस टू सी एल स्क्वायर टी माइनस टू डी एल माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो है ना थोड़ा आपको नया लगेगा, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है ना, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले ये होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अपन कब पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कब पढ़ेंगे, क्लास 12th में। सिमिलरली म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है बेटा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, हमको क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। आगे चल करके क्लास 12th में है ना अपन एक चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहां पर अपन सीखेंगे, ठीक है, क्या सीखेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट बेटा c, उसका फॉर्मूला होता है 1/√epsilon नॉट म्यू नॉट। क्या होता है उसका फॉर्मूला, 1/√epsilon नॉट म्यू नॉट। ये फॉर्मूला बस याद रखना है। व्हाट इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√epsilon नॉट म्यू नॉट। आई इतनी बात समझ में, ओके। तो बेटा इसी को अपने को यूज करना है, ये चीज आपको याद रखना है। अभी फिलहाल बस इतना याद रखने का, ठीक है। बाकी जब वो चैप्टर आएगा वहां पर फिर आपको समझ में आएगा, ये चीज वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इतना तो याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हमको क्या चाहिए बेटा, ये चाहिए। तो दोनों साइड में क्या कर ले रहा हूं, स्क्वायरिंग कर ले रहा हूं, तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/c²। ठीक है, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, c एक्चुअली क्या है, स्पीड है। c क्या है, एक्चुअली स्पीड है। और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, LT-1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, L² T-2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या आया बच्चों एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का, L-2 T का स्क्वायर। कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी। ये रिलेशन याद रखना बेटा, ये वाला रिलेशन, ठीक है, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ओके बच्चों, क्लियर है मेरी बात। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ फ्रीक्वेंसी को f से शो किया है, वेलोसिटी को v से शो किया है, एंड डेंसिटी d आर कंसिडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ momentum will be a dv(f²) b dv²f-1 c d2v²f² और d
dv4 f-3 f-3। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। इसको आप समझिए क्या बोल रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी को फंडामेंटल यूनिट मान लिया गया होता, अरे हमने फंडामेंटल किसको माना है, 7 फंडामेंटल माने हैं, किसको, मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, करंट को और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्या बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने माने हैं। तो मानने को तो हम कुछ भी मान सकते थे, है ना, मानने को अपन कुछ भी मान सकते। तो अगर हमने कुछ और माना होता, जैसे कि ये है ना, फोर्स, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और डेंसिटी, तो अभी हमने चूंकि वो 7 फंडामेंटल यूनिट माने हैं, उसमें भी 3 बहुत ही बेसिक है, वो शुरू से फंडामेंटल है। कौन कौन से, मास, लेंथ और टाइम। तो जनरली अपन सबको क्या करते हैं, उसी 3 क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब मेरे जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो कहां से डिराइव होते हैं, उन्हीं 3 से डिराइव होते हैं या उसी 7 से डिराइव होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स की, और आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर क्या होता है, डिपेंड करता है। और डिपेंडेंसी निकालने के लिए हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज किया था, याद है आपको, कैसे, जो आप फॉर्मूला डिराइव करते थे, है ना, जो फॉर्मूला डिराइव करने में आप मेथड यूज किया करते थे, वही यहां पर आप यूज करेंगे, ठीक है। सेम थिंग यू हैव टू यूज हियर, ठीक है। तो कैसे करा करते थे बेटा, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, देखो मोमेंटम का निकालना है। किसका निकालना है, मोमेंटम का। मोमेंटम को अपन P से शो करते हैं बेटा। तो कोई भी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल पर। तो कौन कौन फंडामेंटल है, F है, V है और D है ना। आ रही बात समझ में, ये फंडामेंटल हो गए। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है इसके ऊपर का पावर। तो पावर अपने को पता नहीं, तो मान लिया A, B और C। आई क्या बात समझ में बेटा, A, B और C, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करूंगा बेटा, इसको हटाते थे, एक कांस्टेंट डालते थे। ये कैसा कांस्टेंट होता था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता था, ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता था। अब आपको क्या करना होता था बेटा, सारे के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट किया करते थे। तो P का डायमेंशनल फॉर्मूला याद करो, क्या होता है बेटा, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, तो mL-T-1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, है ना, याद रखेंगे बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी का क्या होता था, L-T-1, तो हमने पुट कर दिया, ठीक है, mL-T-1। K का कुछ नहीं, F क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी, अभी बताया मैंने, इसका क्या होता है, T-1। A वेलोसिटी का क्या बेटा, L-T-1, क्या पावर B, और D क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का याद है क्या आपको, ml-3, है ना। मैंने जो 12, 15, 20 का लिस्ट दिया था वो पक्का पक्का याद होना चाहिए। तो ml-3 का पावर क्या लिया है हमने, C, ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको चलो वो करो, तो m का पावर C है, तो m का पावर C, L का देखो यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3C, तो एडअप होकर के L का पावर हो जाएगा B -3C, और T का पावर क्या हो जाएगा, यहां से -A, यहां से -B और यहां पर कुछ नहीं, ऐसा। तो mL-T-1, ऐसा। फिर अपन क्या करा करते थे बेटा, डायमेंशंस को इक्वेट किया करते थे, है ना, डायमेंशन को इक्वेट किया करते थे। यहां पर मास का डायमेंशन क्या है बेटा, C, और यहां पर क्या है 1, तो C बराबर क्या हो गया, 1। L का पावर यहां क्या है, B-3C, B-3C, यहां पर क्या है 1, तो B-3C इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया बेटा। आ रही बात समझ में, यहां देखो C मिल चुका है, तो B-3 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया, B-3 इक्वल टू 1, वो उधर जाएगा, B बराबर क्या आ जाएगा, 4, तो B मिल गया, C मिल गया। यहां पर देखो T का पावर क्या है बेटा, -A -B, और इधर क्या है, -1, ठीक है, तो माइनस 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 प्लस हो गया, ठीक है। तो A प्लस B बराबर क्या है बेटा, 1, तो A प्लस B देखो कितना है, 4 इक्वल्स टू 1, 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, -4 हो जाएगा, -4 प्लस 1 क्या आ जाएगा बेटा, -3, तो A भी मिल गया। तो हमें A, B और C जो हमने माना था वो मिल गया। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F का पावर A लिया था बेटा, तो F का पावर A देखो कितना आया मेरे पास, -3, ठीक है, और V का पावर B लिया था मैंने, और B कितना आया, 4, तो हो गया V का पावर 4, और
डी का पावर सी लिया था और सी कितना आया 1, तो डी। तो f माइनस 3v4, f माइनस 3v4 और d कौन सा है बेटा? देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ रही बात समझ में? क्लियर है बेटा? इस तरीके से अपने को करना है। ओके, आ रही बात समझ में? dv4 f माइनस 3, dv4 f माइनस 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज बोला कि इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T। एग्जांपल, इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T are taken as fundamental physical quantities, the dimension of length on this system of units are A FAT square, B FAT, C FT and D AT square। ठीक है बेटा, चलो इसको चेक करते हैं। मैंने इसमें क्या बोला है कि अगर फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल ले लिया गया होता तो L को कैसे एक्सप्रेस करते? L का यूनिट क्या होता? तो भाई हमेशा पता है कि कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कि L को भी किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? F, A और T पर, बट डायमेंशन नहीं पता, तो A, B और C मान लिया। ठीक है, L इसको हटाओगे बेटा, इक्वलिटी का कांस्टेंट दोगे, K F का A का B और T का C। तो L तो L ही होता है बेटा, लेंथ है ये। K का कुछ नहीं, फोर्स का क्या होता था? MLT माइनस 2। ठीक है, पावर क्या है? A। एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, पावर क्या है? B। और T क्या है आपका? टाइम, T का पावर C। ऐसा आ गया आपके पास। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो देखो M का पावर क्या आया? A। L का पावर यहाँ A है, L का पावर B है, तो L का पावर A प्लस B हो जाएगा। और T का पावर यहां से -2A, यहां से -2B और यहां से +C। ठीक है, ऐसा हो गया। और इधर क्या है? L। बाकी चीजें जो नहीं है वो क्या है? 0 है। जो नहीं है वो क्या है? 0 है। ठीक है बेटा, तो यहां पर पावर M का क्या है? A और इधर क्या है? 0। तो A इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, A इक्वल टू क्या हो गया? 0। A प्लस बी इक्वल टू है ना, L का पावर इधर A प्लस बी है, इधर क्या है? 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, जिसमें से A 0 है, तो therefore B इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। और उधर T का देखो क्या है? -2A -2B प्लस C इक्वल टू इधर क्या है? 0। ठीक है, तो चूंकि A 0 था तो ये खत्म हो गया। -2B कितना था? 1 प्लस C इज इक्वल्स टू 0, तो C इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। C इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। आगे बात समझ में? तो देखो आपने जो माना था L क्या हो गया? F का पावर A था तो वो 0 हो गया। A का पावर B था जो कितना आया? 1 आया। और T का पावर C था जो कितना आया? 2 आया। तो 0 तो खत्म हो गया बेटा। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया? AT स्क्वायर। तो कौन सा हो गया बेटा? देखो आपका AT स्क्वायर। AT स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटा। कल फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग एक नया वीडियो देखेंगे। ओके।